हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी की जो किताब है उसको पढ़ने से काफी मुक्ति मिल जाए। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे एनसीईआरटी की किताब लेक्चर फॉर्म में आ सकती है। जो शौर्य ने कल इकोनॉमिक्स का क्लास दिया उसमें 11th-12th की एनसीईआरटी मोर और लेस उन्होंने कंप्लीट कर दी है। एक एनसीईआरटी बची, शायद वो भी फिनिश हो जाएगी। जो अपने पास किताबें होती हैं पूरी किताब काम की नहीं होती है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कैसे हम एनसीईआरटी को एक शॉर्ट नोट लेक्चर फॉर्म में ला देते हैं। अच्छा, नोट्स बनता कैसे है? जस्ट अंडरस्टैंड द नोट्स। कभी आप बहुत बड़ा नोट्स बना लेते हो किसी काम करने का, नोट्स होना चाहिए पॉइंट वाइज में। सी, नोट्स शुड बी लाइक दिस शुड बी आइडियल द नोट्स। देखिए, नोट्स इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्लास 6 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी की है, रोमला थापर ने लिखी है, वहां से स्टार्ट हो। आपको सबको आराम से दिख रहा है, तो कोई दिक्कत होगी देखने में आप जरूर बताइए। वो इट्स फाइन, साफ दिख रहा है ना? इट्स क्लियर। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में परेशान मत होइए। हम लोग जानबूझ के इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उनको भी थोड़ा सा इंग्लिश समझ में आ जाए। हम बोर्ड सामने हट जाते हैं। जस्सी, पहला सवाल क्या है? पहली ही सवाल क्लास 6 की हिस्ट्री बोलती है, हिस्ट्री क्या है? सबसे पहला प्रश्न, हमको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। पहला प्रश्न का जवाब क्या आता है? टू अंडरस्टैंड द पास्ट। कि हम अपने पास्ट का, अपने पिछले समय के काल क्रम को समझने की कोशिश करें। क्या यह सिर्फ स्टडी ऑफ पास्ट है? इट इज नॉट स्टडी ऑफ फ्यूचर। नो, इट इज बोथ। When we study the history, we not only study the history of the past, we study the history of the future. What does it mean? यह हमारा एक प्रयास होता है, एक अटेम्प्ट होता है। अटेम्प्ट, यह प्रयास किस बात का है? What attempt we have when we started understanding history, कि हम अपना भविष्य भी समझें। तो पहली ही बात आ गई कि अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो आपका उत्तर ये नहीं होगा कि हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि हमको अपना पास समझना। नो, वी स्टडी हिस्ट्री वाई इज एन अंडरस्टैंड how and why our ancestors lived as they did, what difficulties they met। हमारे जो पूर्वज थे कैसे रहे और क्या समस्या आई। तो फर्स्ट पार्ट आपके हिस्ट्री के समझने क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी समस्या क्या हुई। उससे क्या है? वी अंडरस्टैंड पास्ट बेटर। हम अपने भूतकाल को, हम अपने बीते हुए कल को एक बेहतर ढंग से समझ करना चाहते हैं। पहले इतिहास क्या था? डेट्स, इवेंट्स। पहले इतिहास को हम घटनाओं और तिथियों में समझते थे। इट इज नो लॉन्गर। अब इतिहास सिर्फ घटनाओं और तिथियों से निर्धारित नहीं होता। जो इतिहास की आज से पहले की समझ थी, जब हम इतिहास को सिर्फ घटनाओं से या तिथियों से देखते थे, वह नहीं रह गया। अब क्या हो गया? एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब यह जीवन के बहुत से आयाम को समझने की कोशिश करते हैं। इस एस्पेक्ट ऑफ, आप ऐसे ही नोट्स बनाओ, ऐसे ही अपने कॉपी में लिखते जाओ। आपको जब लेक्चर खत्म होगा आपको लगेगा सब हो गया। अब जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से होता क्या है? वी अंडरस्टैंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी।
हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास को अगर सवाल दिमाग में आता है हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो हम एक मुद्दे पे आ गए, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। हम समाज को समझना चाहते हैं। इतिहास पढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है? समाज को समझना, समाज को देखना। समाज को किस तरह देखना? एक आरोप लगता है हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारे मिथक पे, रामायण पे, महाभारत पे, कि वह समाज के उस वर्ग के बारे में लिखा गया है जो समाज का शासक वर्ग है। अब समाज का किस वर्ग? सभी वर्ग। तो जो एक सब हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री का नाम सुना है, जो समाज के सारे, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू किंग्स एंड नोबल्स, यह एक राजाओं और अभिजात्य वर्ग तक सीमित नहीं है, यह समाज के हर लेवल तक जा रहा है। यह इंक्लूड कर रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो हमारा इतिहास की समझ है, यह समाज के वर्ग को और हमारी कला संस्कृति को, आर्ट और आर्किटेक्चर को अपने आप में समाहित करके बताने की कोशिश करता है। यह हमारी इतिहास, यह रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, लोगों की रुचियों को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है, लोगों की रुचियों को रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। जब इतिहास, जब हम आर्ट और आर्किटेक्चर देखते, मतलब क्या है? उस समय के लोगों का इंटरेस्ट क्या था, उस समय के लोगों की रुचियां क्या थी, वह एक रिकॉन्स्ट्रक्ट करके हमको समझाने की कोशिश करता है। और यह समाज के निचले वर्ग तक जाता है, यह समाज के निचले वर्ग तक जाता है। यह हमारा पास्ट को समझाता है, फ्यूचर से ऐड करता है, हमारी भौगोलिक समझ को बढ़ाता है। जब आप इतिहास को देखते हैं कि इतिहास किस तरह से विकसित हुआ, इतिहास किस किस जगह विकसित हुआ, नगर वहीं क्यों बसे जहां पर उपजाऊ जमीनें थीं, यह हमारी ज्योग्राफी की समझ को बताता है। यह इलीट क्लास की स्टडी नहीं है, स्टडी ऑफ मासेस है। इलीट क्लास प्लस मासेस, यह हर आदमी को बताने की कोशिश करता है। तो इतिहास को समझना जरूरी इसलिए है, यह इतिहास हमें जीवन को बताना। अब एक सवाल क्या है, व्हाई वी वांट टू अंडरस्टैंड पास्ट। अब इस चीजों को हम समझ गए, अगला सवाल आता है कि भाई हम अपने पास्ट को क्यों समझना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन टू अंडरस्टैंड पास्ट? ये देता क्या है? यह हमको सोसाइटी की समझ देता है और सोसाइटी का विकास कैसे हुआ। जब हम इतिहास के पास, जब हम अपने पास को समझते हैं, अगर आप अपने घर को देखिए, अपने पिताजी को, अपने ग्रैंडफादर को, अगर आप लकी हैं तो ग्रैंडफादर के फादर को भी, अगर आप उनकी जीवन पद्धति को समझने की कोशिश करें, आपको अपने परिवार की एक विकास यात्रा समझ में आएगी कि वो धोती पहनते थे, बाबा, हमारे बाबा के पिताजी कहते हैं सिर्फ जनेऊ पहनते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। हमारे बाबा जो हैं वह मास्टर थे स्कूल में, तो वह कुर्ता धोती पहनते थे। हमारे पिताजी पैंट कमीज पहनते हैं, मेरा भाई जीन्स पहनता है, मैं स्कर्ट पहनती हूँ, मिडी पहनती हूँ, मैं कम कपड़े भी पहनती हूँ। अगर आप इस विकास यात्रा को देखें 3 पीढ़ी, तो क्या बताता है? यह रुचियों को बदलना बताता है। जो परिधान बदल रहे हैं वह मात्र परिधान नहीं बदल रहे हैं, वह रुचियां बदल रही हैं, यह परिभाषित कर रहे हैं। तो इतिहास का जो अध्ययन है वह बदलते हुए इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए अंडरस्टैंड द पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट। तो जो पास्ट की अंडरस्टैंडिंग है, एक सवाल क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग पास्ट, अंडरस्टैंडिंग पास्ट, अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट। तो एक सीधी बात आ गई कि पास्ट को समझना बहुत जरूरी है प्रेजेंट को समझने के लिए। तो अगर आप पास्ट को समझेंगे तो प्रेजेंट को समझ सकते हैं। अब इसके लिए आवश्यक क्या है? क्रिटिकल एनालिटिकल। इसके लिए आवश्यक क्या है? क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। तीसरा, केयरफुल।
सारे शब्द बहुत क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल, रिसोर्स, मटेरियल। इतिहास को एक, अब सवाल क्या है देखिए, इसी को हम फ्रेम करते हैं एक आपके सवाल फॉर्म में। इतिहास को सही ढंग से समझने का क्या एक दृष्टिकोण होना चाहिए? क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल स्टडी ऑफ रिसोर्स मटेरियल। गॉट इट? हम लोग आपकी जो पढ़ाई करा रहे हैं साइंस से करा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इतिहास को समझने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? मान लीजिए आपके इंटरव्यू में सवाल, देखिए ये हम मार्गदर्शन की पढ़ाई प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एक साथ करते हैं हम लोग। क्रिटिकल, अगर सवाल ये आ जाए कि इतिहास को समझने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इतिहास को हम सबसे बेहतर कैसे समझें? क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल स्टडी ऑफ द रिसोर्स मटेरियल। तो जब आप इस तरह समझने की कोशिश करेंगे तो इतिहास को आप बेहतर ढंग से समझ। अब इसको हम और अच्छा करते हैं, इसको एक शब्द और जोड़ो, रिलायबल। ऐसे ही आप अपने नोट्स में लाइन, गोला, एरो मार के लिखते जाओ, आपका ऐसा नोट्स तैयार होगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा। अब इसी में और जोड़, ऐसे ही आप लिखते जाइए। आपने लिखा, इसी में आप एरो बनाइए, ऊपर बनाइए रिलायबल, क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल। अब बताइए रिलायबल इन चारों में आ रहा है? इन तो नहीं आ रहा है। क्रिटिकल में जो रिसोर्स मटेरियल क्या है, एक सबसे बड़ा शब्द हो गया जहां स्टार्ट हो, लेकिन क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल में रिलायबल शब्द नहीं आ रहा है। तो क्रिटिकल, एनालिटिकल, केयरफुल स्टडी ऑफ द रिलायबल सोर्सेस। तो जो रिलायबल सोर्सेज है उसका क्रिटिकल, एनालिटिकल और केयरफुल स्टडी है, वह हमारे इतिहास को एक दृश्य देता है, इतिहास के बारे में बताता है। जो हमारा पास्ट है उसकी हमको एक क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बेटर। यू अंडरस्टैंड, हम क्लास 6 की किताब से एनालाइज कर रहे हैं। मैंने कोई और किताब नहीं टच की है, आज की क्लास में क्लास 6 के अलावा कोई किताब मैं नहीं टच करूंगा। उसी क्लास 6 की किताब को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्रिटिकल और एनालिटिकल जो अपने पास जो मटेरियल है, जो हमारा पास्ट है, उसको एक क्रिटिकल हमारे पास अपने अपने पुराने समय की गौरव गाथा न करें। देयर इज नो गौरव गाथा फॉर द ओल्ड टाइम्स। आप क्या करें? पुराने समय को आप क्रिटिकली एनालाइज करें। आप क्रिटिकली एनालाइज करें अपने पुराने समय को। तो देयर शुड बी ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर रिसोर्स मटेरियल। इसीलिए अगर हम करते हैं तो इंडिया का जो पास्ट है वह सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड जाता है। वह इंडिया का जो पास्ट है वह सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड जाता है। सेवरल सेवरल थाउजेंड्स ईयर ओल्ड, ये सेवरल थाउजेंड ईयर जाता है। और जब हम इसके पीछे जाते हैं तो यह कब जाता है? जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, जब पेपर नहीं था। जब पेपर नहीं था तो हम कैसे आते हैं? हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जाते हैं। और उस समय जो रिकॉर्ड किया गया वो किससे गया? ड्राई पाम लीव्स। उसमें रिकॉर्ड किस पे हुआ? ड्राइड पाम लीव्स। और ड्राइड पाम लीव्स पे, और दूसरा दूसरा किस पे? बार्क, जो पेड़ की छाल, पेड़ की छाल, जो पेड़ की छाल थी, जो अपनी कहते हैं उस पे, और जो कॉपर प्लेट्स थी उस पर इसको दिखा गया। तीसरा पॉटरीज, तीसरा क्या थी?
पोर्टरीज थी। तो जो हमारा इतिहास बनता है वह इतिहास किन सोर्सेस बनता है? ड्राइड पाम लीव्स लिखा गया है, पेड़ की छालों पर लिखा गया है और पॉटरीज पे लिखा गया है। इन पर हमारा इतिहास बनकर तैयार होता है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगर हम अब देखिए, हमेशा देखिए एक सवाल हमेशा आता है क्लासिकल। अब एक सवाल लिखिए, व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस? आप लिखिए सवाल, इसको तैयार करिएगा, ये आ चुका है। व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस? कितनी आप लिखिए, आप अपने नोट पे कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस कैसे बनती हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस को सरकार किस तरह से आइडेंटिफाई करके गजट में प्रकाशित करती है? यह सवाल आपके सिविल सर्विसेज में आ चुका है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो एक तमिल है, तमिल इज द अर्लीस्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तमिल जो है, क्या हो गया इसमें? तमिल क्या है? यह अर्लीस्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तमिल एक अर्लीस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है। और इसी के तहत यूरोप में क्या है? ग्रीक लैटिन। जैसे इंडिया में तमिल है, यूरोप में क्या है? ग्रीक लैटिन। तो एक तो आपको तैयार क्या करना है, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इंडिया में जो एक साउथ इंडिया में जो लिटरेचर है, जो वो तमिल का है। और यूरोप में जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट हैं वह लिखी गई ग्रीक और लैटिन में। और वेस्टर्न एशिया में अरेबिक एंड हिब्रू। वेस्टर्न एशिया तीन हो गया, वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप, ग्रीक, लैटिन। वेस्टर्न एशिया, अरेबिक, हिब्रू। साउथ इंडिया, तमिल। अब ये क्या है? इन भाषाओं में जो हमारे प्राचीन समय की जो हमको लिखावट प्राप्त होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, इन भाषाओं में प्राप्त हुई है। और जो अरेबिक, हिब्रू एंड चाइना में चाइनीज, चाइना में चाइनीज। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतिहास में हमारी भाषाओं ने योगदान किया। हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है इंडिया है, अगर उसको देखें तो इसका बेस क्या? हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, हमारी हिस्ट्री का बेस क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा बेस क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री का हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का बेस क्या है? हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का बेस क्या है? देखिए, अगर हम उसको देखें, अभी तो हमने बात किया कि टू नो पास्ट, फ्यूचर जाना होता है। फ्यूचर जानने के लिए रिलेशनशिप विद द पास्ट। अगर हमको फ्यूचर समझना है, पास्ट रिलेशनशिप होना होगा। होलिस्टिक व्यू, एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए सारी चीज समझने का। वाई सोर्स इंपॉर्टेंट? एक सवाल देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस का सिलेबस देखें और क्वेश्चन देखें, सोर्सेज से सवाल बहुत आते हैं। सोर्स इंपॉर्टेंट क्या है? टू हैव ऑथेंटिसिटी, हैव रिलायबिलिटी, टू नो क्रोनोलॉजी, टू रीड द पास्ट। तो वाई सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट? why sources are important? Why sources important? हमारे लिए सोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? दीज आर द 4 पॉइंट्स वाई सोर्सेज इंपॉर्टेंट। अब आपके प्री में ही सवाल अगर आ जाए, अब इसको प्री के सवाल से आप लिखिए कि इतिहास में सोर्स। आप अगर प्री के सवाल को देखिए, सीधा सवाल नहीं आता है, एनालिसिस आता है। वाई सोर्सेज इंपॉर्टेंट? ए, टू हैव ऑथेंटिसिटी, बी, have reliability, C, to know chronology, D, to read the past. अब आंसर क्या है? A, only A, B, A, B,
C, A B C D, A B C D। अब ये कहीं मिलेगा नहीं, ये सवाल आपको कहीं मिलेगा नहीं कि आप कोई किताब खोलो उसमें पढ़ो, नहीं मिलेगा। ये किताब, सवाल सिर्फ विश्लेषण से मिलेगा। जब आप समझेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, तभी आपको ये समझ में आएगा ये सवाल का आंसर क्या है। अब आंसर क्या हो गया? व्हाट इज आंसर? यस, आंसर हुआ ये, टू हैव ऑथेंटिसिटी, हैव रिलायबिलिटी, टू नो क्रोनोलॉजी, टू रीड द पास्ट। इसमें एक और जोड़ दो, टू अंडरस्टैंड फ्यूचर। ये भी सही हो गया, वर्क नहीं हुआ? टू अंडरस्टैंड फ्यूचर, यह कारण है हम सोर्स इंपॉर्टेंट। अब आइनेस, आर्कियोलॉजी। अब हमारी जो समझ है, हमारा जो इतिहास विकसित हुआ कैसे हुआ है? आर्कियोलॉजी से हुआ है। तो जो हमारे पास एविडेंसेस हैं हमारे एंशिएंट इंडिया के, एक तो बेस किस पे हैं? आर्कियोलॉजिकल पे, जो आर्कियोलॉजिकल सप्लाईज है। आर्कियोलॉजी है क्या? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजी क्या है? कि जो हमारी पास्ट का रिमेन्स है, जो हमारे पिछले समय का जो बच गया है, उसका अध्ययन। तो आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। इसमें आप एक और जोड़ दीजिए, एंशिएंट पास्ट, चलो और अच्छा हो जाएगा। स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पास्ट। अब इसमें है क्या? अब इसमें क्या क्या है इस एंशिएंट पास्ट में? ये है क्या क्या इस एंशिएंट पास्ट में? क्या क्या है जो हमारा एंशिएंट पास्ट का रिमेन्स है? उसमें क्या क्या है? मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, बिल्डिंग्स, और कुछ है बताइए? मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, बिल्डिंग्स, और हाथ लगाइए। पॉटरी, और बताइए, सोचिए सोचिए। टूल्स, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन, और सोचिए, बताइए, दिमाग लगाइए, आपको तुरंत आ जाएगा। टूल्स फ्रॉम मेटल, और बताइए, और क्या हो सकता है? जल्दी बोलिए, कुछ और बताइए। फिगर्स, आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, आपको फिगर्स मिलेगा, आपको कहीं कहीं पे फिगर्स प्राप्त होगा। और कुछ? इमेजेस, इमेजेस, और बताइए, कुछ और याद आ रहा है? कोई ऐसी चीज जो डेली लाइफ में यूज हुई हो। कोई भी ऐसी चीज जो डेली लाइफ में यूज हुई हो। अब इसको आप सवाल की तरह, यस टेराकोटा, यस यस रत्नेश साहब, टेराकोटा। अब आप इसको सवाल में समझने की कोशिश करिए। चलिए अब इसको हम मेंस के सवाल में लेकर चलते हैं। इसको हम इसी पॉइंट को, इसी, सिर्फ इसको, इतिहास के स्रोत क्या क्या है, इसको हम एक फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर से सवाल स्टार्ट करते हैं। पेंटेड ग्रेवियर्स, याद आया? याद आया पेंटेड ग्रेवियर्स? अब इसको हम इसी फाउंडेशन कोर्स के सवाल से हम मेंस का सवाल सॉल्व कर देते हैं। आपका इतिहास के स्रोत क्या क्या है, और भारत का इतिहास किन किन स्रोतों से विकसित हुआ। इसको लिखो 150 शब्दों में, इससे ज्यादा लिखने का स्कोप ही नहीं आएगा।
सवाल क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। इसको मैं और कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। आर्किटेक्चर, या लिख दिया ना, बिल्डिंग लिखा नहीं, ये लिखा ना मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर आ गया। अब देखो सवाल क्या है, भारत का इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, उन स्रोतों ने कैसे भारत के इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया। अब एक पार्ट आपका यहां से आ गया, अब इसको बेहतर कैसे करोगे? आप इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको स्रोत में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला, वैदिक पीरियड में क्या मिला, मौर्य में क्या मिला, गुप्ता में क्या मिला, और उसमें आप इसको जोड़ते जाओ, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, बिल्डिंग्स। अब आप जाके मेंस का पेपर खोलना, आपको इस तरह के सवाल मिल जाएंगे। मेंस के एग्जाम में यूपीएससी का इंटरेस्ट है सोर्सेस से सवाल पूछने का। उसका कारण क्या है? सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। आप पिछले 6 साल का पेपर देखिए, 3 बार से ज्यादा बार सोर्सेस पे सवाल आए हुए हैं। तो क्या हो गया, हमारा जो इतिहास की समझ है, उस इतिहास की समझ के लिए हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो हमारी बहुत मदद करता है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट। ये हमको समझाती क्या है? इनेबल अस टू डिस्कवर हाउ वी लिव्ड। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वे हमको इनेबल करते हैं समझने में कि हम कैसे रहा करते थे। तो हमारी रहने की प्रक्रिया को हमारा ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वह एक्सप्लेन करता है। तो यह हमको ये क्लू प्रोवाइड करता है, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ये हमको ये क्लू प्रोवाइड करता है, वह एनेबल करता है समझने के लिए कि जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर जो हमारे लोग रहते थे, वह लोग किस तरह रहा करते थे। तो उनकी जीवन पद्धति को समझने में हमको ये मदद करता है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पेनिनसुला मिलेगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब साउथ इंडिया की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री में पेनिनसुला का बड़ा योगदान है। और जब आप विजयनगर बहमनी का संघर्ष पढ़ेंगे आगे, विजय नगर और बहमनी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इतिहास का। जब आप विजयनगर बहमनी पढ़ेंगे तो पेनिनसुला की हिस्ट्री आपके सामने आएगी। तो पहला सवाल, व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला होता क्या है? अब देखिए ये ज्योग्राफी हो गई। पेनिनसुला होता क्या है, कि पेनिनसुला किस तरह से विकसित होता है। हमारा जो देखिए, अब यहाँ पे आप इतिहास में ज्योग्राफी भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम जब अगले कहते हैं हम जब और आगे की कक्षाओं में आएंगे फाउंडेशन कोर्स में, तो हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ऐड करेंगे। अभी हम लिमिटेड बात करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पेनिनसुला है वह बताता है कि क्या है, एलिवेटेड प्लेटू रिवर क्रॉसिंग। ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का ये संघर्ष था जो विजयनगर बहमनी हुआ। रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष हो रहा था। तो जो पेनिनसुला की राजनीति थी उसने हमारे साउथ इंडिया को बहुत, तो पेनिनसुला होता क्या है? एलिवेटेड प्लेटू रिवर क्रॉसिंग इट। और जब हम ज्योग्राफी समझते हैं तो हम फिर इतिहास में समझने लगते हैं कि कैसे हमने प्लांट को बढ़ाया, तो कैसे हम फूड प्रोड्यूसर बने। हम फूड प्रोड्यूसर पैदाइशी नहीं थे, हम फूड प्रोड्यूसर बाय द टाइम बने हैं। हम विकास यात्रा में फूड प्रोड्यूसर बने हैं। तो हमारे फूड प्रोड्यूसर बनने की रफ्तार क्या थी, क्या प्रक्रिया थी, और कैसे हमने फूड बनाना शुरू किया। दूसरा, जो हम रहने लगे, हम शुरू से, आरंभ से घरों में नहीं रहते थे। हम आरंभ से ही घरों में नहीं रहते थे। हम कहां रहा करते थे? हम जंगलों में रहा करते थे। लेकिन हमने वेल कंस्ट्रक्टेड हट्स बनाए, वहां से हमने एक बेहतर मकान बनाना शुरू किया। तो जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, इसके ज्योग्राफिकल फीचर हमको ये बताते हैं कि कैसे हमने घर बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो यहां आपको ज्योग्राफी भी समझने की जरूरत है। ज्योग्राफिकल फीचर जो है वो हमारे घर बनाने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे घर बनाए जाते हैं। अब जो हमारा विकास हुआ
वह गंगा के आसपास ही क्यों हुआ? बड़े राज्यों का निर्माण गंगा के पास क्यों हुआ? आखिर ऐसे वो क्या कारण थे कि इंडस और गंगा, जो इंडस और गंगा के प्लेन थे, वहां पर बड़े राज्यों का निर्माण हुआ? क्यों? फर्टाइल। देखिए, फिर ज्योग्राफी आ गई कि जो हमारी फर्टिलिटी थी उसने बड़े राज्यों के विकास में हेल्प किया। और उसी के साथ जो दूसरा, एक तो ये नॉर्थ इंडिया की बात हो गई, और जब हम साउथ में जाते हैं तो पेनिनसुला आता है। क्या खास बात है कि जो पेनिनसुला है वह एक एलिवेटेड प्लेटू है जहां पर रिवर क्रॉस करती है, और जो रिवर वैलीज हैं वह अर्ली सेंटर्स थे ह्यूमन सेटलमेंट के। रिवर वैली, जो रिवर वैलीज थे वो अर्ली सेंटर्स थे ह्यूमन सेटलमेंट के। ह्यूमन सेटलमेंट्स के जो अर्लीस्ट सिस्टम क्या थे, वह रिवर वैलीज थे, वहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट हुआ। तो जो वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वह फर्टाइल था। अगर आप इंडिया के मैप देखें तो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, यहां पर विकास ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है? यह जो एरिया थे यह ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे, और इसीलिए इसीलिए जो हमारा ईस्ट कोस्ट था वहां पर कई नदियों के डेल्टा थे। तो ह्यूमन हैबिटेशन का जो राइज हुआ है उन एरियाज में हुआ है जहां पर इन्वायरमेंट फेवरेबल है। फेवरेबल इन्वायरमेंट। अगर पिछले 7-8 मिनट का लेक्चर देखें तो ये आके यहां पर रुक जा रहा है। इफ यू सी लास्ट 7-8 मिनट लेक्चर्स, इट कमिंग इन स्टॉपिंग हियर। कि जो ह्यूमन विकास यात्रा हुई है, जो ह्यूमन हैबिटेशन हुआ, कहां हुआ है? जहां पर, अब आप देखिए, अब इसी को सवाल बनाइए। ए फर्टाइल, बी प्लेट्यू, सी फेवरेबल इन्वायरमेंट, डी ऑल ऑफ डी। अब डी पेनिनसुला। अब सवाल अगर ये बनाइए कि कहां पर ह्यूमन सेटलमेंट सबसे ज्यादा हुआ, या सवाल और बनाइए कि ह्यूमन हैबिटेशन है वह कहां पर राइज, अब इसको इंग्लिश में अगर कहिए तो वेयर ह्यूमन हैबिटेशन टेंड टू राइज, या कहां पर व्यक्तियों के रहने की प्रक्रिया का विकास हुआ। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन उत्तर अगर एक देना हो तो आप ये दोगे। यह क्यों दोगे? क्योंकि यह उत्तर सबसे ज्यादा नजदीक है। सिविल सर्विसेज के कम से कम 5 सवाल ऐसे होते हैं मिनिमम जिसमें एक से ज्यादा उत्तर सही होता है, और टिक आपको एक पे लगाना होता है। तो आपको सीखना पड़ता है कि अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि दिमाग जाके वहां पे टंग जाए। जैसे एक कम सुंदरता और अच्छी सुंदरता में दिमाग बहुत तेज अंतर कर लेता है। एक लड़का एक कम सुंदर अच्छी सुंदर लड़की में फर्क कर लेता है, और एक लड़की कम स्मार्ट ज्यादा स्मार्ट कर लेती है। क्यों? बचपन से हमारी ये इंस्टिंक्ट है। हमको क्या किया गया है? ऐसा हमारा दिमाग ट्रेन किया गया है। कभी अपनी माँ से इस बात को या पिताजी से पूछे, वो भी आंसर इस टाइप करेंगे। ऐसा ही दिमाग को ट्रेन करना है कि हम दो नजदीक के उत्तरों को कैसे तुरंत पकड़ लें। वो आप कैसे पकड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पावर से। अगर एनालिसिस पावर डेवलप नहीं होगी तो यह आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो यह क्या हो गया? जहां पर फेवरेबल जो इन्वायरमेंट आए वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ने लगा। दूसरा, जब कांटेक्ट हुआ बिटवीन ह्यूमन हैबिटेशन, ये क्यों हुआ? नीड टू एक्सचेंज आइटम प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज। अगला सवाल प्रीलिम्स का बहुत अच्छा सवाल है। कांटेक्ट क्यों हुआ? ह्यूमन हैबिटेशन में कांटेक्ट क्यों हुआ?
जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसमें कांटेक्ट क्यों हुआ? कांटेक्ट बिटवीन ह्यूमन हैबिटेशन क्यों हुआ? एक्सचेंज ऑफ आइटम, एक्सचेंज आइटम डिफरेंट एरिया। ठीक है, इसको और ठीक करो, एक्सचेंज प्रोड्यूस आइटम डिफरेंट एरिया। ठीक है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मैंने जानबूझ के दो सेट लिखने की कोशिश की ताकि आपकी सोच और बढ़े। ह्यूमन हैबिटेशन का कांटेक्ट क्यों हुआ? एक भाग के दूसरे भाग का कांटेक्ट क्यों हुआ? जो हमने आइटम प्रोड्यूस किए, जो डिफरेंट एरियाज ने आइटम प्रोड्यूस किए, उसके एक्सचेंज करने। इट इज ए वेरी परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स। बहुत अच्छा सवाल है, कि कक्षा 6 की किताब से सवाल निकल रहा है, और मैं बताता हूं मेजॉरिटी लोग सवाल को गलत करेंगे। यूपीएससी सवाल फ्रेम कर देगी कि क्लास 6 की किताब से निकला सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग नहीं आएगा कि एक्सचेंज आइटम क्यों हुआ। तो क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको आप और अच्छा करो, इसी को हम फिट रन कर देंगे सवाल को, कि एक एरिया का दूसरी एरिया से कांटेक्ट क्यों हुआ? ए, सोशल रीजन, बी, पॉलिटिकल रीजन, सी, जियोग्राफिकल रीजन, डी, इकोनॉमिक रीजन। देखिए, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। हमने बताने की कोशिश क्या की कि एक एरिया का दूसरी एरिया से कांटेक्ट क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, एक्सचेंज प्रोड्यूस आइटम डिफरेंट एरिया। चार ही शब्द हैं। कभी भी नोट्स में पूरा सेंटेंस लिखने का ही नहीं है। अगर आपने नोट्स पूरा सेंटेंस लिखा, आपने नोट्स बर्बाद कर दिया। फिर क्या हो गया? नोट्स हो गया 500 पेज का। वो किस काम का है? 500 पेज का नोट्स किसी काम का नहीं। उससे अच्छा किताब ही रख लो अपने बगल में, वही लेके घोटो। फिर आप जितना शॉर्ट नोट्स बना पाओगे उतना ही सफल होगे, जितना शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। और आपका नोट्स आपके ही काम का है, दूसरे के काम का नहीं है, दूसरे का किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो टॉपर्स के नोट्स आजकल घूम रहे हैं मार्केट में, वो किसी काम के नहीं है, किसी मतलब नहीं। आप ऐसा टेलीग्राम में इस समय कम से कम 100 टॉपर्स के नोट्स घूम रहे हैं, मैंने तकरीबन सबको देखे, लेकिन मैंने पाया वो किसी काम के नहीं है। इतने ज्यादा शॉर्ट में लिखे गए, ऐसे लिखे गए हैं सब। तो जिसने लिखा है उसके काम का है। दूसरा, जिसने लिखा है उसने पूरी किताब का छोटा सा पार्ट लिखा है, बाकी पार्ट दिमाग में है, वो तो आपके पास नहीं आ रहा ना, और आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो अब देखिए, एक किसी ने लिख दिया ज्योग्राफिकल रीजन, ये ज्योग्राफिकल है या इकोनॉमिकल है? देखिए, अगर इस उत्तर को जानने के बाद अब आपको दो में कंफ्यूजन है, इट इज ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ये बताइए, एक्सचेंज आइटम, एक्सचेंज प्रोड्यूस आइटम डिफरेंट एरिया, ये ज्योग्राफिकल कैसे हो गया? व्हाट इज द डिराइविंग फोर्स? Geography is not deriving force, economy is deriving force. Try to interpret. There is no deriving force in geography. It is coming after production. Just see. Again, read this line. It is coming after production. It has nothing to do with before production. So as soon as production has been completed, the produce is in the market. It is a geographical, it is an economical concept, not a geographical concept. It's clear or not clear? तो जो इस तरह का एक्सचेंज हुआ, जो इस तरह के एक्सचेंज की प्रक्रिया शुरू हुई, इसने क्या किया? इसने डेवलप किया ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। इससे आप और आइए, इसने क्या किया? ट्रेड, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर।
जब इस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई तो आपको ट्रेड की जरूरत समझ में आई, कम्युनिकेशन की समझ में आई और इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आई। क्योंकि अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो आपका जो एक्सचेंज है, जो आप प्रोड्यूस को डिफरेंट एरिया में जो आपने बनाया है, उसको जो आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, वह एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब आपके पास कम्युनिकेशन हो, ट्रेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और यहीं से करेंसी का विकास शुरू होता है, जो कि इनिशियल बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की कई अपनी समस्याएं थी, तो यहीं से करेंसी का विकास शुरू होता है। तो जो हमारा डेवलपमेंट है हमारे समाज का, वो कई मुद्दों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। तो जो ट्रेड है वो इनकरेज कर रहा था लोगों के मूवमेंट का, और जो ट्रेडर्स थे वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते थे। इससे क्या हो रहा था? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पीपल। इससे क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पीपल। लोगों की इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो गई और एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता में प्रवास शुरू हो गया। तो एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से मिलने लग गई और एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के अवशेषों को अपने आप में समाहित करने लग गई। तो जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और मूवमेंट था वो कैसा था? वह पेस्टोरल था। जो अर्लियर था क्या? पेस्टोरल था। जो बंजारे हुआ करते थे, पेस्टोरल। जो बंजारे, तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कैसा था? वो पेस्टोरल था। ये क्या था? ये लोग एक हर्ड में, एक समूह में जाया करते थे और उससे वह लोगों के बीच समझ साबित करते थे। जो फुल टाइम ट्रेड था और जो एक्सचेंज था उसको विकसित होने में समय लगा। तो जो पेस्टोरलिज्म था, एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, यह एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी हुआ और इसने एक मेजर रोल प्ले किया इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के इवोल्यूशन में मेजर रोल किसने प्ले किया? इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री में मेजर रोल किसने प्ले किया? Who played the major role in the evolution of the history? बड़ा आसान सा सवाल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए क्या हुआ? आप लिखिए, लिखिए आप चैट पे, लिखिए आप। पेस्टोरलिज्म। पहला क्या हुआ? जो चरवाहा प्रवृत्ति थी, गोमंती प्रवृत्ति थी, एग्रीकल्चर। ठीक है, पेस्टोरलिज्म हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ। ये भी सवाल बन गया आपका, प्री का सवाल बन गया आपका। ए बी सी कि हिस्ट्री के एवोल्यूशन में मेजर रोल किसने प्ले किया? पेस्टोरलिज्म ने किया, एग्रीकल्चर ने किया, ट्रेड ने किया। अब एग्रीकल्चर नहीं होता तो ट्रेड कैसे होता? और पेस्टोरलिज्म नहीं होता तो एग्रीकल्चर का ट्रेड कैसे होता? अब देखिए ये तीनों कैसे इंटरलिंक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर नहीं होता तो ट्रेड नहीं होता। जो हमारा आरंभिक समय था उसमें एग्रीकल्चर ही मेन काम हुआ करता था। अब एग्रीकल्चर का ट्रेड करता कौन था? पेस्टोरलिज्म करता था। तो एग्रीकल्चर किया, पेस्टोरलिज्म हुआ, तब ट्रेड बना। तो ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जिन्होंने हमारे इतिहास के विकास में योगदान दिया। और उसके साथ जो एक डिस्कवरी हुई, वन वे ऑफ डिस्कवरिंग हु केम फ्रॉम वेयर इज बाय स्टडिंग द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया। जो पीपुल थे हु मूव और माइग्रेट करते थे, वह अपनी लैंग्वेज को कैरी करते थे। जब वो लैंग्वेज को कैरी करते थे उससे होता क्या था? वह लैंग्वेज मिक्स करते थे उन एरियाज में जहां जाया करते थे। तो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज ने नई लैंग्वेज को जन्म दिया। मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज।
तो जो यह पेस्टोरल, देखिए एग्रीकल्चर, ट्रेड, पेस्टोरल अभी लैंग्वेज को जन्म दे रहा है। लैंग्वेज क्या है? संस्कृति का भाग है। अब इसी में क्या कर दो? डी कर दो, संस्कृति भी कर दो, कल्चर भी कर दो। तो जो हमारा, जो लोग भ्रमण कर रहे थे, जब एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्रों में गए, तो लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने लैंग्वेज का लेके गए, तो एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में मिक्स हो गई। तो लैंग्वेज के मिक्स होने से एक मिक्स्ड लैंग्वेज का विकास होना आरंभ हो गया। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा नहीं था कि हर आदमी मिल रहा था। बहुत से एरिया थे जो कट ऑफ रहे, आइसोलेटेड रहे, और वहां पर चेंजेस कम रहे। लेकिन हमारे ज्यादातर इतिहास की विकास यात्रा में चेंजेस हुए और लोगों के बीच संबंध स्टार्ट हुआ। यह आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जिसमें अमून हमने 45 मिनट का टाइम दिया। रोमिला थापर की किताब है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है, जो करीब 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 7 पेज है। 7 पेज भी नहीं होगा, कितने पेज मैं बता देता हूं आपको। हाँ, ये आपका आपका 4 पेज है। 4 पेज को मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। अब उस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो अब आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको टेस्ट चेक कर रहा हो तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी खोलिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप खुद सेटिस्फाई हुई इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। व्हाट इज आवर फाउंडेशन क्लासेस, कि हम आपको किताब, उस एनसीईआरटी की किताब से बाहर निकाल देते हैं। एनसीईआरटी में आपको इस तरह का विश्लेषण नहीं मिलेगा, लिखा हुआ जरूर है, लेकिन ऐसा एनालाइज करना या विश्लेषित करना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा। तो आप लोग, हम आते हैं अब दूसरे पार्ट पे। दूसरी पार्ट क्या है कि जो हमारा अर्ली मैन था, जो हमारा अर्ली मैन था, दिख रहा ठीक से? दिख रहा? इट्स फाइन, कोई दिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है? या और कर दी जूम? चलिए, अर्ली मैन। अब जो अर्ली मैन हमारा था वो क्या था? हमारा अर्ली मैन जो प्रिमिट था वो 3 लाख साल पहले था। हमारी जो जर्नी है क्या है? हमारी जर्नी हुई है फूड गैदरर से, और फूड गैदरर से हम फूड प्रोड्यूसर हुए हैं। लेकिन हमारा जो एडवांसमेंट है वह बहुत फास्ट हुआ है। तो हमारा जो अर्ली मैन क्या, अर्ली स्टोन एज टूल्स, अगर हम इसको देखें तो अर्ली स्टेज, तो हमारा जो 3 साल पहले सबसे पहले क्या था? अर्ली स्टेज ओज टूल्स। इस समय क्या होता था? जो व्यक्ति था वह जो पेबल टूल थे उसका यूज करता था चॉपर की तरह, और यह पत्थरों को काट कर बनाया करता था। जो पत्थरों का जो आकार था उसको शार्प करता था, उसको वह तीक्ष्ण कर देता था। तो उसमें हाथ से अपने बना के वो कुल्हाड़ी बनाता था, आल तरह के टूल्स बनाता था, वो शार्पिंग करता था, और उसका जो एज था जो शार्प करता था उससे वह काम करता था। दूसरा, मिडिल स्टोन एज टूल, इसमें क्या करता था? अर्ली स्टोन के बाद जो मिडिल स्टोन था, इसमें इसने जो एरो हेड थे, इसमें इसने एरो हेड बनाने शुरू किए जो पहले नहीं बनाता था वो। तो जो मिडिल स्टोन एज था, अभी भी वह किसी अभी वह किसी कहते हैं आयरन को नहीं जानता था, किसी धातु को नहीं जानता था। तो मिडिल स्टोन जो है ये जो कहते हैं एरो की तरह का हेड बनाता था। तीसरा है लेट स्टोन स्टेज,
इसमें क्या है, वो ब्लेड बनाने लग गया, वह स्क्रैपर बनाने लग गया, वह फास्ट मूविंग एनिमल्स को मारने लग गया, वह स्पेशलाइज कर गया और उसकी इफिशिएंसी बढ़ गई फूड कलेक्शन के लिए। यहां पर प्लांट कल्टीवेशन का आरंभ होता है। यहां पर प्लांट कल्टीवेशन का आरंभ होता है। तो लेट स्टोन स्टेज में जो बिगिनिंग है, जो अपीयरेंस है, प्लांट स्टोन का है। और इसी समय फायर का आविष्कार होता है। फायर का आविष्कार कैसे होता है? एक्सीडेंट से होता है, बाय एक्सीडेंट। कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कि इन्होंने फायर के आविष्कार की कोशिश की। ये पत्थरों को आपस में जो टकराते थे, उससे फायर का आविष्कार हो गया। और जब फायर मिल गया, इसने आदमी की लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस कर दिए। व्यक्तियों के जीवन में इस फायर ने सिग्निफिकेंट चेंज कर दिए। और इस फायर के होने से जंगलों को जलाना आसान हो गया। और इस समय जो टूल बनाए गए, उसके चिप इजली हो गए। जो सोहन रिवर है पंजाब में, और कश्मीर वैली है, वहां पर बोन्स ऑफ एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं। तो एक बहुत सवाल आता है, अर्लियर बोन्स ऑफ एनिमल्स कहाँ प्राप्त होते हैं? वह कश्मीर वैली में प्राप्त होते हैं। तो जो जो उन्होंने चेंजेस ले आए, एक जो फ्लिंट यूज हुआ, फ्लिंट, जो एक फ्लिंट यूज हुआ, तो जो इन्होंने फ्लिंट यूज किया, उस फ्लिंट यूज करने के कारण उनको जो स्टोन्स बनाया, उसमें इनको सोहन वैली पंजाब में और कश्मीर वैली में बोन्स ऑफ एलिमेंट प्राप्त हुए। अब यहां से सेटल्ड लाइफ शुरू होती है। यहां तक से कोई खास सवाल नहीं बनता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई ऐसा सवाल यहां नहीं बन रहा है। अब एक बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ बन रही है। उसमें क्या है, ये 4 से 5 हजार साल पहले कहा जाता है। तो जो न्यू स्टोन एज है, यह क्या है? यह फूड प्रोड्यूसिंग एज है। जो न्यू स्टोन एज है, यह फूड प्रोड्यूसिंग एज है। तो जो न्यू स्टोन एज है, वह न्यू स्टोन एज हमको फूड प्रोड्यूस की तरफ लेके जाने की बात करता है। तो जो न्यू स्टोन एज है, यह फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज है। यहाँ पर फूड प्रोड्यूस होता है और एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, डिस्कवरी ऑफ मेटल आता है। यह सवाल कई बार पूछा जाता है। ये वाला सवाल पूछा जाता है कि पैलोथिक एज क्या है, न्यूलिथिक एज क्या है, कॉपर एज क्या है, ब्रॉन्ज एज क्या है, चैल्थिक एज क्या है। चैल्थिक मीन्स कॉपर स्टोन होता है, ब्रह्मगिरी, नागारा टॉयल। ये 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम समझते हैं जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, बिगिनिंग ऑफ सिटी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। जब प्लांट बनने लग गए, हमने सॉइल में सीड को डालना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर का विकास शुरू हो गया। तो मैन क्या करने लग गया? आदमी अपने फूड को आदमी अपने फूड को प्रोड्यूस करने लग गया। व्यक्ति अपने फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो वह अपने जो वह उसकी एक जो नॉर्मल लाइफ थी, जो उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, जिस लाइफ में जो उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, जो इसकी नॉर्मल लाइफ थी, वह चेंज हो गई। और वह 4 से 5 हजार साल पहले उसने एक सेटल्ड लाइफ की यात्रा शुरू की। तो जो न्यू स्टोन एज है, जिसको न्यूलिथिक एज भी कहते हैं, न्यू स्टोन एज, जिसको हम एक न्यूलिथिक स्टेज भी कहते हैं, एक न्यू स्टोन एज में मैन की लाइफ कम। देखिए यहां सवाल बड़ा अच्छा बन रहा है। जस्ट यू राइट डाउन न्यू स्टोन एज, ब्रैकेट में आप लिखिए न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। अब इस एज में क्या हुआ? मैन ने कंप्लीटली चेंज की हिज वे ऑफ लाइफ को।
इसके पहले क्या करता था आदमी? वह एनिमल को हंट करता था और प्लांट्स को कलेक्ट करता था। लेकिन जो नई वे ऑफ लाइफ हुई, उसने क्या किया? डोमेस्टिकेट एनिमल एंड एग्रीकल्चर। तो जो नया एक आया, तो उसमें व्यक्ति ने डोमेस्टिकेट किया और प्लांट को कल्टीवेट करने लगा। दूसरी बात क्या हुआ? जो डॉग है, गोट है और जो शीप है, इनको फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट किया गया। तो अब एक सवाल और क्या आ गया? डॉग, गोट और शीप को पहली बार डोमेस्टिकेट कब किया गया? डॉग, शीप और गोट, इनको पहली बार कब किया गया? यहां से आइए। यस, न्यूलिथिक एज में पहली बार डॉग, शीप और गोट को डोमेस्टिकेट करने का काम स्टार्ट किया गया। जो प्लांट्स हैं, वीट एंड बर्ले, अर्लीस्ट सीरियल थे, वीट और अर्लीस्ट वीट, बर्ले। अगला सवाल, जो अर्लीस्ट हमारे जो फूड बने, जो अर्लीस्ट हमने क्रॉप को ग्रो किया, वह कौन थी? तो जो एमंग प्लांट्स थी, वीट एंड बर्ले, जो अर्लीस्ट सीरियल्स हमने ग्रो किए, तो अर्लीस्ट सीरियल्स कौन से हो गए? वीट एंड बर्ले। वीट एंड बर्ले जो है अर्लीस्ट सीरियल हो गए। इस बाद आदमी की सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई, और इस सेटल्ड लाइफ के साथ क्या हुआ? इसने विलेज और फार्मिंग कम्युनिटीज को ग्रो किया। विलेज एंड विलेज और फार्मिंग कम्युनिटीज, विलेज और फार्मिंग कम्युनिटीज का ग्रोथ यहां से स्टार्ट हो गया। अब जब विलेज और फार्मिंग कम्युनिटी का ग्रोथ स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए टूल चाहिए। यू नीड सर्टेन टूल्स। आपको सर्टेन टूल्स चाहिए। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? टूल्स क्यों चाहिए? लैंड को क्लियर करना है। लैंड को क्लियर करना है, हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं सिर्फ, कि आपको लैंड को क्लियर करना है। तो लैंड को क्लियर करने के लिए आपको टूल्स चाहिए। कल्टीवेशन के लिए आपको टूल्स चाहिए, और आपको सामान रखने के लिए, स्टोर हाउस के लिए वीजल चाहिए। जो सरप्लस गेन है और लिक्विड है, उसको रखने के लिए आपको वीजल चाहिए। इसने क्या किया? ईथन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन। जब आपने अपनी विकास की, आप पास एक्स्ट्रा फूड आ गया, तो उसको रखने के लिए वीजल चाहिए, आपको बर्तन चाहिए। उसके लिए बर्तन चाहिए, किसके लिए? अपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस के लिए, अपने लिक्विड्स, द्रव को रखने के लिए। तो आपके पास ईथन पॉट का आवश्यक हुई। तो जो अर्लीस्ट पॉट हमको प्राप्त हुए, किससे हुए? प्लास्टरिंग क्ले राउंड बास्केट्स। प्लास्टरिंग क्ले राउंड बास्केट्स। प्लास्टरिंग क्ले राउंड बास्केट्स। तो जो आपके अर्लीस्ट स्पॉट है, एक सवाल बन गया, व्हाट आर द अर्लीस्ट स्पॉट? ज्यादातर लोग आंसर कर देंगे पेंटेड ग्रेवेयर। जो प्लास्टरिंग क्ले राउंड बास्केट्स हैं, ये हमारे अर्लियर पॉट्स हैं, और लेटर दे वर मेड विदाउट यूजिंग बास्केट। बाद में बास्केट का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जो हमारा इनिशियल टाइम था, उसमें हमने इस तरह से विकास करने की कोशिश की। अब जो टेमिंग ऑफ एनिमल्स था, अगर आप एनिमल को टेम नहीं करोगे, तो आपकी पावर कैसे बढ़ेगी? आपको प्रोड्यूस कैसे मिलेंगे? तो टेमिंग ऑफ जो एनिमल्स था, वह एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ह्यूमन इवोल्यूशन में। तो पहले एनिमल्स को क्या करते लोग? मारते थे उसको खाने के लिए। अब क्या हो गया?
मिल्क के बारे में समझ आ गई। तो अर्लियर जो हमारे जो जो कहते हैं एंसेस्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो सबसे पहले क्या करते थे, उनको खाने के लिए मारते थे, उनके फ्लेश के लिए, मांस के लिए। फिर क्या हुआ, उनके मिल्क की समझ बढ़ गई, तो उनको वह मिल्क प्रोवाइडर। फिर क्या, डॉग को टेम किया, डॉग को टेम किया, डॉग को कंट्रोल किया। तो जो डॉग को टेम करने के क्या हो गया, यह आदमी के लिए बड़ा हेल्पफुल हो गया। धीरे धीरे और एनिमल्स को, कैटल्स को यह कंट्रोल करने लगे, और कैटल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। उसी समय व्यक्ति को मेटल की जानकारी हो गई, मेटल। उसी समय उनको मेटल की जानकारी हुई। मेटल की जानकारी से फायदा क्या हुआ, मेटल की जानकारी से फायदा क्या हुआ कि उनको पेड़ों को कट डाउन करने में हेल्प हो गई। तो जंगलों को साफ करने में, जैसे ही मेटल पता लगा, मेटल ने क्या किया, जंगलों को साफ करने में मदद की, जंगल साफ करने में मदद की। तो जो हमारा ये न्यूलिथिक एज था, इस न्यूलिथिक एज में जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे जैसे हमको विकास यात्रा मिलती गई, तो हमको जंगल साफ करने में, पेड़ को साफ करने में आसान होने लग गया। यह जो मेटल की डिस्कवरी थी, तो डिस्कवरी ऑफ मेटल में कॉपर, अब देखिए क्या है, सबसे कॉपर, सबसे पहला मेटल डिस्कवर कौन हुआ, कॉपर। पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ वह कॉपर हुआ। ले बाद में कॉपर को, और कॉपर को बाद में हमने टिन से मिक्स किया और एलॉय बनाया। कॉपर को टिन से मिक्स करके हमने एलॉय बना लिया, और वो क्या बना, ब्रॉन्ज। एक सवाल बहुत आता है कि कॉपर को क्या मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, बहुत आता है। तो कॉपर को हमने टिन में मिलाया और एलॉय बनाया, ये ब्रॉन्ज हो गया। और जो लंप ओर था वॉज मेल्टेड एंड मेटल डिस्कवर्ड। जो हमको ओर मिला, लेकिन जब उसको हमने मेल्ट किया तो उसका जो रास्ता जो प्राप्त हुआ, उसको हमने इस्तेमाल किया एक और ग्रुप में। उसके बाद क्या है, स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। तीसरा क्या है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, कॉपर एंड स्टोन। इसमें कॉपर और स्टोन दोनों के बारे में पता लगता है। और इंडिया में कई प्लेस हैं जहां पे कॉपर और ब्रॉन्ज की एक्सेस और नाइफ्स प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी कहां पे है, मैसूर। ये भी अच्छा सवाल है, ब्रह्मगिरी कहां पे है, मैसूर। दूसरा क्या नाम है, नागदा टोली, कहां पे है ये, बताओ कोई, किसी को याद है, नागदा टोली, ये नर्मदा में है। ये कहां पे है, ये नर्मदा में। यहां पे क्या प्राप्त हुआ है, ये हमको याद करना क्यों जरूरी है, इन प्लेसेस पे कॉपर या ब्रॉन्ज की एक्सेस और नाइफ्स, वहां पे कुल्हाड़ियां या चक्कू प्राप्त हुए। उसके बाद आविष्कार होता है व्हील का। जो व्हील का आविष्कार है वह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब एक सवाल क्या बन गया, व्हील ने किस तरह से रिवोल्यूशन किया, व्हील ने किस तरह से ह्यूमन रेस को, ह्यूमन काइंड को, हमारी सभ्यता को रिवॉल्व किया। जब व्हील का डिस्कवरी हुआ, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ह्यूमन ड्यूरेशन में। इसने कई इसने हमको सहूलियत प्रदान की, इसने हमारे जीवन को आसान कर दिया। जब व्हील बन गया तो फायदा क्या हुआ, राइड। व्हील बनने का फायदा क्या हुआ, राइड। हमारी यात्रा आसान हो गई, हमारी यात्रा सुगम हो गई। दूसरा, कार्ड, हमने कार्ड बनाया, कि हमने गाड़ी बना ली। गाड़ी बनाने से क्या हो गया, जिसको एनिमल्स खींचते थे। तीसरा, मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट, मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट।
जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे उनको मूव कराना आसान हो गया, जो पहले आसान नहीं था। पॉटरी मेकिंग, जो व्हील बना, व्हील बनने से पॉटरी, अब देखिए इसी सवाल को पढ़िए, व्हील ने व्हील ने चेंज किया, देखिए व्हील चेंज किया, ठीक है ना, हो गया ए राइट, बी कार्ड, सी डी, हो गया ना। अब इसको और करते हैं, यात्रा आसान कर दी, बैलगाड़ी का निर्माण हुआ, हैवी ऑब्जेक्ट मूव करने में सुविधा हो गई, पॉटरी मेकिंग आसान हो गई, ए बी सी ए बी सी डी। आप जानते हुए गलत कर दोगे अगर इसको आपने पहले ध्यान नहीं दिया है। आज सवाल टफ नहीं है, लेकिन सवाल ये बन गया है। मैं इसको बहुत कठिन सवाल नहीं मानूंगा, लेकिन सवाल बन गया है। ये सवाल आपके माइंड की एप्लीकेशन की मांग कर रहा है। यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट अप्लाइंग माइंड। इसमें यूपीएससी ऐसा नहीं करेगा आपसे एक ही आंसर कराए। आप ध्यान देना, यूपीएससी जब एक ही आंसर कराता है तो तभी होता है जब उसमें ऐसा विश्लेषण इन्वॉल्व होता है कि एक आंसर कंक्लूड किया जा सकता है। अगर एक आंसर कंक्लूड नहीं किया जा सकता है तब यूपीएससी आपको, यूपीएससी की कोई कोई मंशा नहीं है आपको जबरदस्ती धर्म संकट में डाले। जब लगता है कि इस धर्म संकट के लिए व्यक्ति की इच्छा शक्ति की, व्यक्ति की विश्लेषण की आवश्यकता है, ओनली देन यूपीएससी पुट इट। तो इसमें आएगा, ये चार का चारों आपका हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अर्ली विलेज। जब थक जाना तो बताना, हम लोग वहां पे बंद कर देंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि 1 घंटे के बाद दिमाग स्लो हो जाता है। ये थोड़ा से क्लास 6 का किताब दिख जरूर रहा है, लेकिन इसमें विश्लेषण बहुत इन्वॉल्व है। तो 1 घंटे के बाद दिमाग स्लो होने लगता है। द मोमेंट यू थिंक दिमाग स्लो हो रहा है, यू नीड रेस्ट, आई विल स्टॉप इट। अर्ली अर्ली विलेज। उसके बाद क्या होता है कि एक अर्ली विलेज स्टार्ट होता है, अर्ली सेटलमेंट शुरू हो जाता है, और वह एक लार्ज ग्रुप में रहने होते हैं, लार्ज ग्रुप। अब यहां से सोसाइटी पॉलिटी स्टार्ट होती है, सोसाइटी पॉलिटी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्यों? एक लार्ज ग्रुप में लोग रहने लग जाते हैं, इनमें इनको म्यूचुअल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। इसमें इनको म्यूचुअल प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, कि दे वांट द म्यूचुअल प्रोटेक्शन। अब ये लोग हट बनाते हैं, और बरले, राइस, व्हीट को ये लोग ग्रो करने लगते हैं। गोट और शीप इनके पास रहती हैं। अब सॉइल जहां पर ज्यादा फर्टाइल है, वहां पर क्रॉप को इजीली ग्रो किया जाना शुरू हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि बहुत रिमेन्स मिले हैं विलेजेस के, एंड फ्रॉम दीज साइट्स दे आर कॉल्ड, वी कैन डिस्क्राइब द वे इन विच द मेन वेर लिव्ड। जो एरिया ऑफ हट्स था वाज पूरी सराउंडेड अर्ली बाय द मड वॉल, जो उन्होंने बनाया मड वॉल से पहले बनाया। मड वॉल से उन्होंने एरिया ऑफ द हट, जो उन्होंने हट बनानी शुरू की, और उसको उन्होंने जूट से कवर किया। फूड वॉज नाउ कुक्ड एंड नॉट ईटन रॉ। जब ये अर्ली विलेज बन गए, अब फूड जो है कुक हो रहा था, वह रॉ नहीं था। जो रॉ फूड खाने की प्रक्रिया थी तकरीबन खत्म हो रही थी, और फूड बन रही थी। जो मीट था उसको रोस्ट किया जा रहा था। जो ग्रेन वॉज ग्राउंड बिटवीन द टू स्टोन्स एंड द फ्लोर वॉज मेड टू द ब्रेड। तो जो ग्रेन था उसको वह लोग कहते हैं पीस लेते थे और रोटी बनाने लगे। और जो एक्स्ट्रा ग्रेन होता था उसको वह लार्ज पॉट पे रखने लग गए, और जो क्ले पॉट्स थे वह बनाने लग गए, और वह क्ले पॉट का एक शेप आने लग गया।
जो ड्राई क्ले वेजल्स थे उसको बेक किया जाने लगा भट्टी में। इससे क्या हो गया, वो हार्ड हो गए और वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो जो हमारे वीजल्स थे, वह उसको भट्टी में लोग जलाने लग गए और एक नई टेक्निक होने लगी हमारे क्लॉथ को स्पिन करने की। क्लॉथ स्पिनिंग लोग सीख गए। इस जीवन के परिवर्तन के साथ साथ सोसाइटी बनने लग गई और फैमिलीज के साथ लोग साथ रहने लग गए, ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद जो हर पर्सन का जो जॉब है वह डिसाइड होना स्टार्ट हो गया। इसी समय रिलीजन स्टार्ट हो गया। नाउ रिलीजन इज कमिंग इन द पिक्चर। रिलीजन हैज स्टार्टेड कमिंग इन द पिक्चर। धर्म आने लग गया कि जो सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ थे, सूरज कैसे उगता है और कैसे डूबता है, इसके बारे में उनको दिक्कत लगी। स्लीप, नींद कैसे आती है, ड्रीम कैसे आते हैं, इन सब चीजों के पीछे आने का कारण क्या है, बर्थ कैसे होती है, व्यक्ति का ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई कैसे होती है, महिलाओं के और पुरुषों के बायोलॉजिकल क्लॉक में फर्क, महिलाओं पुरुषों के बायोलॉजिकल इश्यूज में फर्क क्यों है, महिलाओं के जीवन की जो समस्याएं हैं, जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं, वह व्यक्तियों से अलग क्यों है, सीजन रिपीट क्यों हो रही है, सीजन रिपीट क्यों हो रहा है, सीजन रिपीट क्यों हो रहा है, वही सीजन आता है अगले साल फिर वापस आता है, हमको मृत्यु से भय क्यों होता है, मृत्यु से भय क्यों होता है, मृत्यु आती क्यों है और मृत्यु का एक भय हमारे अंदर क्यों हो रहा है, थंडर, जो एक थंडर होता है ये होता क्यों है, और थंडर डराता क्यों है, थंडर से हमको डर क्यों लगता है, अर्थक्वेक क्यों हो रहे हैं, भाई अर्थ क्यों क्यों हो रहा है, यह सारी चीजों के साथ स्काई गॉड का जन्म हो गया। अब एक सवाल क्या हो गया, स्काई गॉड का जन्म कैसे हुआ। हमारे यहां देवत्व का विचारधारा यहीं से आती है। अगर यह सवाल हो कि हमारे पास देवत्व की विचारधारा कहां से आई, ईश्वर का सृजन कैसे हुआ, स्काई गॉड कैसे हुआ, तो मानव के अधिक सवाल क्या है, इसको मैं सवाल बना देता हूं। मानव मस्तिष्क ने ईश्वर की विचारधारा को जन्म दिया। जो मैंने अभी लिखा उसका आंसर वहीं से स्टार्ट होगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है इसने कैसे गॉड को बर्थ दिया। इसको मैं और चेंज कर देता हूं, मनुष्य की जिज्ञासा ने ईश्वर की अवधारणा को समाज में प्रस्तुत किया। An inquisitive mind has given the concept of the God in the society. देखिए सारे सवाल 150-250 शब्द में लिखने हैं, ऐसे 500, 800, 1000 शब्द में लिखना है। अगर आप पहले का जो आंसर आपने नोट किया आप काउंट करिएगा, आपका 30-40 शब्द का काम वो कर चुका है, अब परफेक्ट काम किया हुआ है। ऐसा परफेक्ट काम किया हुआ है कि उस पर दूसरी ओपिनियन पॉसिबल ही नहीं है। आपको अगर इस तरह के सवाल आते हैं आपको इनिशिएट वहां से करना ही करना है, और कोई दूसरा इनिशिएट करने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि जो ईश्वर की अवधारणा है वह मनुष्य के मस्तिष्क हुई है कि सूर्य उगता क्यों है, सूर्य डूबता क्यों है, हमको स्वप्न क्यों आते हैं, हमको नींद क्यों आती है, क्यों सेम ऋतु फिर रिपीट होती है, वही ऋतु क्यों आती है,
मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु का भय क्यों होता है, यह थंडर क्यों आता है, झंझावात क्यों आता है, अर्थ क्यों आता है, इसका कारण क्या है, इसने ईश्वर की तरफ व्यक्ति के दिमाग को ले गया। अगर सन उगता है हर मॉर्निंग में, तो हर शाम को सन डूबता क्यों है? जो क्रॉप है वही क्रॉप क्यों हर बार आती है? जो अर्थ गॉडेस है, यहीं से अर्थ गॉडेस की परिकल्पना आती है। जो अपनी पृथ्वी देवी है, उसकी परिकल्पना यहां से आती है कि जो पृथ्वी है वो हमको अन्न देती है, और यहां से स्मॉल क्ले इमेज आने लगता है ईश्वर का, स्मॉल क्ले इमेज ऑफ द गॉड। व्यक्ति की इस सृजन क्षमता ने, व्यक्ति की इस सृजन क्षमता ने स्मॉल क्ले गॉड बनाया, अर्थ गॉडेस हुई जो मां के रूप में आई, और एक मैजिक मैन का आविष्कार हुआ। मैजिक मैन हमारे सामने आया। डेथ एक जर्नी है एक दूसरे विश्व में, और जो व्यक्ति जाता है कभी वापस नहीं आता है। अगर उसके बाद जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उसको एक ग्रेव में बरी किया जाता था। एक जब चाइल्ड मरता था, when a child was died, it was placed in large pot or on then buried in grave. तो यहाँ कल्चर ऑफ ए मैन और द पैटर्न ऑफ लाइफ और द वे ऑफ बिहेविंग वह एडवांस होने लगी, वह प्रिमिटिव एज से आगे आने लगी, और लाइफ का एक रेगुलर प्लेस दिखने लगा, और व्यक्ति के जीवन में एक इंप्रूवमेंट आने लगा। और इसी के साथ साथ वह लिखना सीखने लगा। He could teach his children how to grow crops and look after animals or make pots. लेकिन चूंकि वह लिख नहीं पा रहा था, but he could not write down his knowledge. The knowledge of writing was to come at later stage when cities came into the existence. तो जो व्यक्ति था वह अपनी अगली पीढ़ी को सिखाने लग गया कि कैसे आप खेत को बो, कैसे आप फसल को बनाओ, कैसे आप एनिमल्स को देखो। लेकिन वह लिख नहीं पा रहा था, उसके पास राइटिंग नॉलेज नहीं था। तो उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया, वह परंपरा से दूसरी परंपरा में चीज जाने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि जब सेटल्ड लाइफ आने लग गई, जब सिटी का आविष्कार होने लगा, तब तो व्यक्ति को राइटिंग। आस्था आपका सवाल क्या है? सर प्रेजेंट में सब कुछ डिफाइन हो गया, बस मृत्यु के बाद को नहीं डिफाइन कर पाया 100%। हाँ, डिफाइन करने में समय लगा उसमें। हम लोग अभी बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। और करें आप या बस कर दें? बोलो, आई विल गो ऑन द कंसेंसस। बोलिए, एक आध चैप्टर और करें या बस कर दें? बोले, जल्दी बोलिए। बस बोलो, समृद्धि पाठक आप ही बोलो। यस, हो गया, अनम्यूट कर लो। चलो 2-4 मिनट 5 बात कर लेते हैं। थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा से क्या है माइंड और डाइवर्ट होगा। मजा आया कि नहीं आया? मेरी ये बहुत स्टैंडर्ड लाइन है अपने एस्पायरेंट से कि मजा आया कि नहीं आया। अगर मैंने क्लास पढ़ाया मजा नहीं आया तो अपनी पढ़ाने का कोई पर्पस नहीं रहा। अगर हमने पढ़ाया वो आपको लगा यार क्या टाइम खराब हुआ, बोझ लगा, तो मजा नहीं आया। अगर आपने घड़ी देखी बार बार तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्लास शुरू हो और पता न चले तब तो कोई क्लास बनी। अगर क्लास शुरू हुई आप घड़ी देखने लग गए कि चलो 45 मिनट क्लास है, 1 घंटे क्लास है, काट लें, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। ओनली द सक्सेस ऑफ एनी क्लास आई रेट बाई ओनली वन थिंग, कि अपने स्टूडेंट को, एस्पायरेंट को टाइम का एहसास न हो। 90 मिनट बीत गया, पता नहीं चला 90 मिनट कब बीत गया, देन इट्स अ क्लास। अगर वो नहीं हुआ तब तो फिर मजा नहीं आया। तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, छोटा सा करते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं 10 मिनट का। जो हम थोड़ा सी जो एक शहरों का विकास हुआ है उसको हम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इट इज लास्ट पॉइंट वी आर डूइंग, थोड़ी देर कर देते हैं।
देखिए अब क्या हुआ, जब सोसाइटी हो गया, रिलीजन हो गया, अब हमारी सिटी लाइफ स्टार्ट हो रही है। सिटी लाइफ हमारी हमारी स्टार्ट हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारी सिटी लाइफ को स्टार्ट कर रहा है। अब जो हमारा गांव से शहर की तरफ रूपांतरण हुआ, तो जो गांव से शहर की तरफ रूपांतरण हुआ, इस रूपांतरण में जो लोगों की जनसंख्या भी कुछ बढ़ी, लोगों की जरूरतें भी बढ़ी। क्लॉथ है, पॉटरी है, ऑर्नामेंट्स है। It was no longer necessary for every family to work in the fields and produce in own field. यह जरूरी नहीं रह गया कि हर आदमी खेती ही करे। यह अब नहीं रह गया। It was no longer required. It was no longer necessary that every family to work in the field and produce its own field. तब क्या है, एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आने लग गया, वीवर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स। वीवर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आने लग गया जो एक्सचेंज करता था अपने आर्टिकल्स को, किससे? फूड से, प्रोड्यूस से, क्रॉप से। तो एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आ गया जो कि वह जो खेती नहीं करता था, जो वीवर था, पॉटर था, कारपेंटर था, शिल्पकार जो हुआ करता था, वह अपने आर्टिकल को एक्सचेंज करता था। इससे जो फैमिली, परिवार फूड प्रोड्यूस करते थे, इससे क्या हुआ? ट्रेड का विकास हुआ। यह ट्रेड के विकास की बात करने लग गया। तो यह जो प्रक्रिया है, यह ट्रेड को इंक्रीज करने लगी और क्राफ्ट्समैन जो थे बिगेन टू लिव टुगेदर और विलेजेस टाउन में बने, विलेज टाउन बने। अब एक सवाल यहां से बनाइए, करिए, विलेज टाउन कैसे बने? इसी से आप निकालिए, इसी से निकालिए, इसी फैक्ट से आप निकालिए विलेज टाउन कैसे बने। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपके अंदर सवाल जवाब दोनों आ जाएगा। देखिए मैं इसको और रिस्ट्रक्चर करता हूं और आसान भाषा में, हिंदी माध्यम के लिए कर देता हूं, अंग्रेजी वालों का तो हो गया है। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई कि हर आदमी खाद्यान्न को ही पैदा करे। एक नया वर्ग विकसित होने लग गया जो बुनकर था, पॉटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो बुनकर था, बढ़ई था और मिट्टी के सामानों को बनाया करता था। यह जो वर्ग था वह अपने बनाए सामानों को, जो परिवार खाद्यान्न को उत्पन्न करते थे, उनसे एक्सचेंज करता था, उनसे विनिमय करता था। तो धीरे धीरे ट्रेड इंक्रीज हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई और जो क्राफ्ट्समैन थे, शिल्पकार थे, वह विलेज में साथ साथ रहना शुरू कर दिए और विलेज ग्रूस इनटू द टाउन। तो आपका आंसर क्या हुआ? इन्होंने, इस वर्ग ने गांव को शहर में रूपांतरित या विकसित किया। बन गया सवाल? बना? बताओ। कुम्हार, ये कुम्हार, सवाल बना नहीं बना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ नहीं आ रहा है। माई ओनली आर्ट इज टू एनालाइज, माई ओनली जॉब टू एनालाइज। किताब में सब लिखा है, मैं कोई नया तथ्य तो लाता नहीं हूं, जो किताब में लिखा है वही तो बताता हूं ना मैं।
किताब में लिखी चीजों को विश्लेषित करना, एनालाइज करना, यही मेरा काम है। और आप चूंकि 20 साल की उम्र के आसपास हो, अभी आपकी माइंड की फैकल्टी उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन अपने को 1 साल के अंदर आपको डेवलप करना है। 22-23 साल में आपको आईएएस बनना है, तो हमारे पास समय कम है। 1 साल में आपके मस्तिष्क को वहां विकसित करना है। तो एनालिसिस सिखाना ही मेरा काम है। अब देखिए, फिर मैं बताता हूं। अब सवाल क्या है, गांव को शहर में किसने विकसित किया? ए, खेती। बी, शिल्पकार। सी, आपसी मिलन। डी, व्यापार। चलिए, अब इसी पे आंसर करिए, कोशिश करिए। आप यूपीएससी का पेपर देखिए, ऐसे ही सवाल आते हैं, वो कभी भी सीधा नहीं पूछेंगे। अब आप इसी समझने की कोशिश करिए, मेरी आखिरी लाइन समझने की कोशिश करिए आप। मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों मैं बोल दिया कि दे इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द एवरी फैमिली टू वर्क इन द फील्ड and to work for the work to produce food. Those who were weavers, potters, carpenters exchange the article which they produce for food grown by other families. Ab now listen carefully. Gradually, as trade increased, the craftsmen began to live together and such villagers grew into the towns. Now here is two important part which need to understand. Trade और वीवर्स, पोटर्स, कारपेंटर्स, शिल्पकार या व्यापार, इन दोनों में से किसने टाउन के विकास में मदद की? अब आपको एक आंसर करना है, ट्रेड या शिल्पकार। क्या शिल्पकार नहीं होते तो ट्रेड होता? जस्ट अप्लाई माइंड। It is very interesting part to answer. As trade increased, the craftsmen began to live together and such villages grew into town. आंसर ट्रेड में होना चाहिए, आंसर व्यापार ही होना चाहिए। जब शिल्पकारों ने बनाया तो व्यापार विकसित हुआ और व्यापार ने विलेज को एक टाउन के रूप में विकसित किया। इट्स फाइन। अब यह जो विकास स्टार्ट हुआ, जो बिगिनिंग ऑफ लिविंग टाउन्स हुआ है, इसको हम बोलते हैं, यह है स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। इट इज द स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। अब अगला सवाल क्या हो गया कि सिविलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ? बिगिनिंग ऑफ लिविंग इन द टाउन्स, बिगिनिंग ऑफ लिविंग इन द टाउन्स। आप लोग इसी के आगे लिखिएगा, यहीं के आगे सब लिखिए आप, यहीं से मैं आपका नोट्स बना रहा हूं। मैं ये टाइप भी कर सकता था, लेकिन टाइप कर देता तो आपको इतना मजा ना आता। टाइप करता तो क्या होता, सबका सब सामने दिख जाता। तो ये एनालिसिस का जो आर्ट है वो थोड़ा स्लिप हो जाता है। हालांकि टाइप किया सकता है, टाइप करने में फायदा क्या हो सकता है कि आपको नोट्स बनाया मिल जाता है, लेकिन आप लोग लिख लो। तो जो स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन कैसे होता है? बिगिनिंग ऑफ लिविंग इन द टाउन्स। तो जो इनफ फूड, देयर इज इनफ फूड प्रोड्यूस्ड, एक इनफ फूड प्रोड्यूस हुआ। इससे क्या हुआ है कि कुछ लोग स्पेशलाइज कर से क्राफ्ट में। अगर इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, अगर इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ होता,
अगर इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं हुआ होता तो लोग लोग स्पेशलाइज नहीं कर सकते थे उसमें क्राफ्ट में। तो जो वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सचेंज हुए, प्रोड्यूस ऑफ जो वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सचेंज हुए बिटवीन टाउन्स एंड विलेज, and this exchange encouraged the development of the technology. How technology developed? टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ? कैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ? जब 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 क्या हुआ? जब वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सचेंज हुए टाउन्स और विलेज के बीच में, और इस एक्सचेंज ने इनकरेज किया डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और एक मोर एफिशिएंट कंट्रोल ओवर नेचर हुआ एंड रिसोर्सेज हुआ, जिसने पीपल को ग्रेटर डिजायर दिया टू थिंक एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की चाहत। और यहां पे जो इन्वेंशन हुआ राइटिंग का, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ, तो जो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हुआ इसका फायदा क्या हो गया? यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम क्यों साबित हो गया? नॉलेज कुड बी पास्ड ऑन मोर इजिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो राइटिंग का जो स्प्रेड हुआ, यूज हुआ, यह ग्रोथ ऑफ टाउन्स को हेल्प किया। क्यों? ट्रेडर्स को रिकॉर्ड की आवश्यकता थी। फिर बड़ा प्री का सवाल, बड़ा सवाल, ट्रेडर्स को रिकॉर्ड की आवश्यकता थी। अब क्या आप सवाल बनाएंगे? राइटिंग के आविष्कार ने व्यापार को कैसे विकसित किया? बड़ी बड़ी फाइन फाइन लाइंस हैं। राइटिंग के आविष्कार ने ट्रेड को कैसे विकसित किया? कैसे ट्रेड विकसित हुआ? तो जब राइटिंग का आविष्कार हो गया तो राइटिंग का आविष्कार के मल्टीपल एडवांटेज हुए। एक तो क्या हो गया, इससे जो नॉलेज था एक जनरेशन से दूसरे में पास हुआ। दूसरा क्या हो गया, इससे ट्रेड को अपने रिकॉर्ड रखने लग गए, और जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स था यह ग्रेटर डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए वेरियस ग्रुप्स में। और यहां पर अब हमको लॉज की आवश्यकता होने लग गई। अब हमको कानून की जरूरत लगने लग गई। क्यों जरूरत लगने लग गई? चूंकि जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स था also led to greater degree of economic differences among various groups। तो यहां क्या हो गया, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए। बहुत से समूहों के बीच में इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए। जब समूहों के बीच में इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लग गए तो हमको इन कम्युनिटीज को गवर्न करने के लिए हमको कानून की आवश्यकता होने लग गई। अब इस बात का होने लग गया कि some people to speculate about the universe and the human condition। यहां लोग यूनिवर्स के बारे में स्पेकुलेट करने लग गए। इससे क्या हो गया, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ, डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ। राइटिंग का आविष्कार हुआ, एक जनरेशन से दूसरे में नॉलेज पास होने लग गया, लोग रिकॉर्ड रखने लग गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल समझने के लिए। अब जब टाउन का ग्रोथ हुआ उसमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस लोगों के बीच आने लग गए, डिफरेंट समूहों के बीच एक इकोनॉमिक डिफरेंस होने लग गया। उसका परिणाम क्या हो गया कि एक लॉ की आवश्यकता हुई जो कम्युनिटीज को कंट्रोल कर सके। और यहां पर अब लोग यूनिवर्स के बारे में स्पेकुलेट करने लग गए। यहां से डाइवर्स रिलीजियस बिलीफ स्टार्ट हो गया। अब आप राइटिंग पर सवाल सोचिए। राइटिंग डिस्कवरी ने क्या क्या फर्क ले आया? ए, राइटिंग की डिस्कवरी से क्या क्या फर्क आया?
spread of knowledge. D, maintenance of economic records. C, development of economic inequalities. और बताइए। D, need of law to regulate. और बताइए, एनीथिंग मोर? स्पेकुलेशन, यस कर दें। बर्थ of various religious thought. ठीक है, अब अगर आप इस लेक्चर को नहीं सुने होते, आप इन सब पर टिक न लगाते। अगर आप इस लेक्चर को दिमाग से निकाल दीजिए तो आप सब पर टिक नहीं लगाओगे, जबकि सब सही है। ऑल ऑल राइट। I think it's enough for the day. Now next your job is the Indus Valley Civilization. आपका क्लास जो है थोड़ा कंट्रोल्ड हो गया है शौर्य मेरे और इति के बीच में। वी हैव पोस्टेड द लेक्चर देयर। 3 क्लास मेरा है एज ऑन डेट, 3 शौर्य का है, 2 इति का है। संडे का क्लास है डिपेंडिंग अपॉन विच फैकल्टी इज अवेलेबल, बट आई थिंक विल इंक्रीज द क्लास वेरी सून। अभी अगर इससे ज्यादा क्लास कर देंगे तो आपसे हैंडल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स विच वी हैव इज 99 ऑनवर्ड्स बॉर्न, जो 2022 में एग्जाम कुछ दे रहे हैं, 2023 में ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर होगा। हम इस क्लास को जब पीक पे ले जाएंगे तो वीक में 15-16 क्लास पे ले जाएंगे। अभी हम 7 क्लास शुरू कर रहे हैं, इसमें 8 क्लास है आपकी, लेकिन वेरी सून विल टेक द क्लास 15-16 जब हम एडवांस की तरफ जाएंगे। फाउंडेशन कोर्स हम अगले 90 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता भी चलता हूं कि हमने आज बहुत छोटा सा पार्ट किया, लेकिन उस किताब में जो लिखा था उसको हमने डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। Hope you have got so many questions. Yeah, you have got. Right now, you are also understanding one thing: how we read the NCERT. One of the basic art be how we read the NCERT, how we read the books. आप अगर किताब को पढ़ोगे तो most of the part which I have tried to explain you आपके दिमाग से स्लिप कर जाएगा। अगर अब आप किताब को पढ़ोगे तो शायद आपके दिमाग से स्लिप नहीं करेगा। तो एक नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और आप लोग पिछले सालों का प्रीलिम्स का और मेंस का क्वेश्चन पेपर बार बार देखो। अभी आप मेंस का क्वेश्चन आंसर करने की हैसियत में नहीं आए हो, इसलिए मेंस का आंसर करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एक बड़ी गलतफहमी है समाज में कि हम आंसर राइटिंग करें। मैं बार बार कहता हूं, आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न नॉलेज देन पुट ऑन द पेपर। आप अभी उस हालत में नहीं आए हो। सिविल सर्विसेज के पिछले कई सालों के पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, अपने यूट्यूब पे हैं, आप उसको सुनो। हम लोग फिर सॉल्व करेंगे सारे पेपर को अगेन दिस ईयर व्हेन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022। तो आप लोग जरूर पढ़ें। नोट्स बनाने का फॉर्मेट है, आप जरूर बनाएं। मैक्सिमम चीजें हम लिख देते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आपको मैं डाल दूंगा चैट पे, आप लोग इसको लोड कर लें। टेक केयर, विल सी यू अगेन विद अगेन सून। कोई अगर सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछें। किसी को बोलना है कुछ? एनीवन हैज सम प्रॉब्लम? अगर है तो यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू स्पीक।
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यस, नो इशू। यस यस, ज्योति सिंह, टेल मी, यू रेज योर हैंड। आप अपने को आपको अनम्यूट करो। इफ यू वांट टू स्पीक, यू अनम्यूट योरसेल्फ। सर अभी शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इंग्लिश को लेके, इम्प्रूव कर आपको इंग्लिश लूंगी, बिल्कुल बट नहीं आती है? सर आ रही है, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिससे मुझे अलग से नोट करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, मैं ढूंढूंगी उसको भी, लेकिन अभी कौन सर बताइए, शुरुआत में कौन थोड़ी शब्द सी ऐसा है? प्रॉब्लम है। देखिए, हिंदी में पढ़ाया जा सर सकता है, अपने पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के छात्र हैं। मैं हिंदी माध्यम के छात्रों हिंदी को की हमेशा बोलता इंग्लिश हूं, अगर में आप अंग्रेजी प्रॉब्लम थोड़ा है नहीं सीखोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे ले लूंगी, आ जाऊंगी सर क्लास में। आज देखिए, हमने जितना अंग्रेजी बोला सब हिंदी में बोला, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं जो मैंने अंग्रेजी बोली हिंदी में बोला ना हो, मैंने सब बोला, पूरा पूरा अनुवाद तो किया। ठीक है, बट इससे थोड़ी सी और कर दीजिए, अभी धीरे धीरे आ जाएंगे। चलो ठीक है, कोशिश ठीक है। कर रही हूँ पूरा और हो जाए जो मैं मेरा। लिखता हूँ अंग्रेजी में, जानबूझ के लिखता हूँ, थोड़ा आप लोग अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करिए। सब अब उसको तो सिटी, पढ़ लूंगी। विलेज, लाइफ, नहीं सोसाइटी, नहीं, पहले पॉलिटी, सब तो ठीक है। ऐसा तो कुछ खास अंग्रेजी नहीं है ये। अब जो न्यूलिथिक, नहीं सर, चार्थोलिक ये जो सब तो लेज है ठीक वो है। टेक्निकल वर्ड है, आप गूगल में देख लो, मिल जाएगा वो। ऐसी कोई अंग्रेजी का शब्द बताइए जो नहीं आता है। अदर्स, क्या क्या शब्द बताइए मेरे को। इकोनॉमिक, राइट, इनइक्वलिटी, इसमें क्या है? इसमें सर ये तो ये सीखना सब पड़ेगा तो ना। हो गए थे, बट सर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे ठीक है, धीरे कोशिश टैकल करिए, कर आप लोग लूंगी कोशिश उसको। करिए। हम अंग्रेजी सिखाना भी अपना एक काम है, आपका अंग्रेजी क्लास भी चलाने की कोशिश करेंगे। क्या है, देखिए, जो अपने पास छात्र हैं बड़े बेसिक आते हैं, तो बड़ा समय लगता है उनको लाने के लिए। तो मैं भी सोच, जिस तरह के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, अभी आसान नहीं समझना, लेकिन अब आईएएस बनना है तो इससे कम पे तो काम नहीं हो पाएगा ना यार। भाई नहीं सर, हमारे ट्राई हाथ कर में तो रही हूँ। कुछ नहीं है। हम तो एक सिविल सर्विसेज ने पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तो अपने हाथ में कुछ नहीं है ना। नहीं सर, अब मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती, बट से मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़े से सर अभी शुरुआत में दिक्कत हो रही है लेकिन। ये लास्ट लाइन वेरिएशन क्या है? देखिए, जो हमारा राइटिंग का आविष्कार, उसमें क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार हुआ। मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स, जो हम इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स, जो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उसके रिकॉर्ड रखने लग गए। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, जब आपने व्यापार करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो ये सोसाइटी का पार्ट है। हर आदमी का एक स्तर नहीं होगा, तो डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स बन गए। अब उनको रेगुलेट करने के लिए हमको लॉ की जरूरत पड़ी, तो क्या, बर्थ ऑफ द वेरियस रिलीजियस थॉट्स एंड बिलीफ। अब जब व्यक्ति का माइंड जिज्ञासु हुआ, लोग लिखने लग गए, तो तरह तरह के रिलीजियस बिलीफ को और रिलीजियस थॉट्स का जन्म होने लग गया। और ठीक कोई? है, थैंक यू। और कोई? समृद्धि, आप नहीं हो? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से आपका ये दूसरा क्लास है, कल आप या तीसरा क्लास है। और कोई? ये लिप्सा सारे चेंजेस एक स्टेजेस में हुए हैं, एक युग में नहीं हुए हैं, ये स्टेजेस में लगातार होते गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, अगर सब समझ में आ गया। बहुत कोशिश करते हैं बड़े सिंपल से, बेसिक से समझाने की, समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ खास बात तो है नहीं कि समझ में ना आवे। भाई अंजलि, अनम्यूट कर दो। जय मिश्रा वांट्स टू स्पीक, यू अनम्यूट देम। यस सर। सर अभी क्वेश्चन पूछा था आपने, मतलब क्वेश्चन दिया था हु चेंज विलेज इनटू टाउन, तो उसमें जो ऑप्शन था एग्रीकल्चर, आर्टिसन और ट्रेड, तो सर उसके पहले जो न्यू स्टोन एज था उसमें भी तो एक्सचेंज ऑफ फूड प्रोड्यूस आइटम्स का हो रहा था। लेकिन वो सवाल, वो जवाब तो उसी सवाल में था ना। अब सवाल का जो 3 ऑप्शन है, एक में टिक लगाओगे ना आप। सर आर्टिसन क्यों नहीं, ये क्यों ये नहीं बड़ा होगा? इंटरेस्टिंग, मैंने ये बात को एक्सप्लेन भी किया था कि आर्टिसन और ट्रेड दोनों में अल्टीमेटली चेंज कौन लाया? आर्टिसन ने सामान बनाया, अगर ट्रेड ना होता तो?
जी सर। इट इज वेरी क्लोज कॉल। थिंक अगेन। मैंने दोनों बात कही थी उस समय। आर्टिसन ने सामान बना दिया, सामान न बेचो क्या होगा? रेट तो होना चाहिए ना। यस सर। गॉट इट। लेकिन सर ट्रेड तो पहले भी हो रहा था ज्योग्राफिकल वेरिएशन की वजह से, या ट्रेड पहले कहाँ इस तरह हो रहा था? ये तो पूरा सर ट्रेड जब शहर का विकास हुआ तब हुआ ना। शहर के विकास के बाद हुआ ना। सवाल क्या था? एवरी क्वेश्चन आंसर जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना दिया है उसी में आंसर करिए ना आप। स्ट्रक्चर क्या था सवाल का? सर एक सवाल था जो सेटल्ड लाइफ का जो क्वेश्चन था, उसमें कैसे विलेज से टाउन की तरफ आता है, मार्गक्रम होता है। और जो पहले का क्वेश्चन था वो ऐसा था कि तो आप पहले क्वेश्चन डीलिंग करो। एक क्वेश्चन को उसी फैक्ट पे आंसर करो ना। अगर आप एक क्वेश्चन के फैक्ट को दूसरे क्वेश्चन फैक्ट में डाल दोगे तो फिर आंसर कैसे होगा? आप क्वेश्चन के फैक्ट से आंसर करोगे ना आप। भाई ट्रेड का विकास तो पहले भी हुआ और पहले भी हो गया, लेकिन जब सवाल फ्रेम किया गया तो उसी फैक्ट पे तो आंसर करोगे ना आप। हाउ यू कैन मिक्स द फैक्ट? सर तो कंफ्यूजन हो सकता है सर कि पहले कुछ पढ़ा हो तो उसका यही तो आर्ट है, ये तो सीखना पड़ेगा ना। आप उसी फैक्ट पे आंसर करो ना। जो सवाल फ्रेम किया गया है उसी में आंसर करो ना। जी सर। जी सर। मान लो किसी सवाल से दो फैक्ट निकाल दिए, दो आंसर निकाल लिए जाए, चेंज हो गया ना। अब मान लो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अब जवाहरलाल नेहरू नाम हटा दो, वहां नाम डाल दो कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, नरेंद्र मोदी का। तो आप थोड़ी बोलोगे नहीं हम जवाहरलाल नेहरू ही लिखेंगे, तो नहीं बोलोगे ना आप। जब सवाल जो फ्रेम उसमें काम करो। तो हमेशा आंसर करते समय आप सवाल को समझने की कोशिश करिए। उसी सवाल में आप, जैसे आप शायद नहीं थे जब हम लोगों ने 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आप जाकर देखिए, मेरे YouTube पढ़ा है, हम लोगों ने 8 घंटे में सॉल्व किया था। एक सवाल पे 20 मिनट बहस चला था। सवाल क्या था? स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या होता है? वो जो सवाल था, अगर आप देखें, मेरे ख्याल सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है, उस सवाल में कम से 20 मिनट बहस चला था, क्योंकि आंसर इस तरह से होते हैं। तो यू नीड टू ट्यून योर माइंड कि कैसे हम सवाल को समझने की कोशिश करें। यस शिवम, प्लीज टेल मी। अंजलि अनम्यूट कर दो तुमको, शिवम को। यस शिवम बोले। अनम्यूट करो, अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड इवनिंग। हाँ सर मींस जैसे आप क्वेश्चन फ्रेमिंग बताते हैं उससे काफी अच्छा समझ में आता है, तो क्या जैसे नोट्स के बगल में ऐसे क्वेश्चन जैसे जो मन में आए बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? यस बनाना ही चाहिए। जी सर। देखो क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये नोट्स ऐसे ही बनाओ आप। जी सर। जैसे क्लास बढ़ेगी मैं इसको और ठीक करता जाऊंगा, ऐसे बढ़ाते जाओ। जी सर। और सर यूट्यूब के लेक्चर से भी बनाए इसी तरह कई सारे क्वेश्चंस एक लाइन से जो भी टॉपिक पढ़े सर। देखो YouTube का लेक्चर क्या है, वो एडवांस लेक्चर है। अच्छा सर, जो आपके मींस आपने अपलोड किया जी सर। हाँ या ये क्या है, हम लोग फाउंडेशन बड़ा बेसिक लेक्चर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्ट ये है कि आप लोगों को हम एनसीईआरटी के पढ़ने की समस्या से बाहर करें, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी मिलती नहीं है, ओल्ड है या न्यू है, या पढ़ते भी तो वो नहीं पढ़ पाते हैं जो करते हैं। कोशिश करेंगे इसको हम लिख भी दें तो शायद आपको और आसानी हो जाए। लेट्स सी हाउ फार वी कैन डू। ये एक अलग टाइप का अभियान हम लोग चला रहे हैं। जी सर। ऐसे जाता है इसमें। Thank और you. कोई? हाँ ओके, फिर टेक केयर, विल सी यू अगेन टुमारो।